हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ब्रिज में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा मतलब चैतन्य क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो कांस्टेंट करंट जा रही है तो ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा? भाई ईएमएफ इंड्यूस तो तब होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा हो, तो कहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करा दो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। हाँ जी। एसी में हमने कल पिछली क्लास में सिर्फ दो बेसिक चीजें पढ़ी थी, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। उसमें कोई दिक्कत? यस। नो सर। यस सर, है सर। बोल बेटा। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे उसमें लिखा हुआ था ना सर, जो ईएमएफ है वो अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है। हम्म। तो सर वैल्यू कैसे चेंज करता है मतलब? यहाँ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। यस सर। कुछ ऐसा ही ग्राफ इंड्यूस ईएमएफ का भी बने। अच्छा, कैसे चेंज होती है ये पूछ रहा है या मतलब जो सोर्स है वो उसके बारे में पूछ रहा है? यस सर, सोर्स के बारे में। अरे बाप रे। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, लास्ट टाइम बताया था इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ और ये घूम रही है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया था? BAN ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आया था। यस सर। क्या ये चेंज नहीं हो रहा मैग्नीट्यूड वाइज? ओके सर। इसका ग्राफ ऐसा ही तो बनेगा। यस सर। तो वैल्यू भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक। यस सर। यहां पे इसमें क्या होता है, यहां पे कंप्लीट रिंग्स लगे होते हैं, यहां ब्रशेस के साथ, फिर आगे रेजिस्टेंस, इस तरह से ये होता है। अब इसमें करंट इधर जा रही है तो ऐसे जा रही है, ठीक है। जब ये घूम के उधर पहुंच जाएगा तो इसमें करंट ऊपर की बजाय नीचे हो जाएगी, तो इस आउटपुट में करंट कभी इधर कभी इधर, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। ये होता है एसी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस। लेकिन डीसी के लिए हम क्या करते हैं, डीसी जो मिलती है इससे वो इस तरह की मिलती है, इस तरह की। ऐसे कैसे मिल गई भाई? तो ये कंप्लीट रिंग्स की जगह पे दो स्प्लिट रिंग्स लगा देते हैं। ब्रश के कांटेक्ट में वो आते हैं, ब्रश के साथ ये और ऐसे इसके साथ ये, ऐसे कनेक्शन होते हैं रेजिस्टेंस के साथ। तो जैसे ही इसमें करंट इधर जा रही थी तो इसमें करंट इधर जा रही थी, ऐसे जा रही होगी, कॉइल से घूमकर इधर आ रही होगी। जब ये कॉइल घूम के उधर जाएगी, कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, लेकिन ये टर्मिनल्स भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, हमें आउटपुट एक ही डायरेक्शन में मिल जाती है। सिर्फ ये कंप्लीट रिंग्स और स्प्लिट रिंग्स को यूज करके हम एसी की बजाय डीसी ले लेते हैं। ऐसी चीजें आपने 10th में पढ़ी होंगी। यस सर, मोटर में पड़ी थी। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। और कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ जी। सर हम एसी करंट को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं या नहीं? नहीं, बैटरी में, बैटरी जो चार्ज होती है वो डायरेक्ट करंट से ही होती है, इसलिए हमेशा चार्जर में पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस डीसी को स्टोर किया जाता है। ओके सर। डीसी मतलब डीसी की हेल्प से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, एसी से नहीं, एसी से चार्ज नहीं होगी वो। सर हाँ जी। कल हमने आरएमएस में आई नॉट डिवाइड बाय रूट को निकाला था। वो सर एक सिनुसॉइडल वेव्स के लिए था ना? हाँ, बस सिर्फ साइनसॉइडल वेव के लिए। हाँ सर, वो ना सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे ना उसमें मैंने वो लगा दिए थे, तो पहले तो स्टार्टिंग में गलत था, फिर बाद में पता चला कि इसमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। इसे बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। इसकी आरएमएस निकालने के लिए मैंने होमवर्क दिया था, कैसे करेंगे भाई? सर हीट प्रोड्यूस को इक्वल फंक्शंस बनाएंगे भाई पहले एक टाइम इंटरवल का देख लो, वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। तो एक टाइम इंटरवल में इसने कितनी हीट प्रोड्यूस की,
वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम। इतने टाइम तक ही ये वोल्टेज थी, आगे के लिए तो जीरो थी। इतनी मुझे किसी कांस्टेंट करंट से वी वी स्क्वायर उसी रेजिस्टेंस से पास करनी है उतने ही टाइम में, लेकिन यहां आएगा कैपिटल टी टाइम। इतने टाइम के लिए चाहिए मुझे आरएमएस। यस तो ये टी कट गया, आर कट गया, वी एवरेज आरएमएस की वैल्यू आ गई वी नॉट बाय √2। इसमें भी यही आ रही है, वी नॉट बाय √2। क्या ये क्लियर? यस सर। ये सर तो अगर स्टेट अगर इसमें t/2 ही मैं टाइम इंटरवल लेकर चलता। हाँ तो आरएमएस वी नॉट होती। हाँ लेकिन जनरली पूछी जाती है तो एक बड़े पीरियड के लिए पूछी जाती है। जब कहा जाए भी आरएमएस निकालो तो एक बड़े पीरियड के लिए निकालनी है। बड़े पीरियड के लिए निकालने के लिए कि एक पीरियड के लिए निकाल लो, एक टाइम पीरियड के लिए निकाल लो, वही आ जाएगी। यस सर। तो हम इसमें ऐसे ही सर अगर आप 3t/2 तक के लिए लेते तो भी अलग आती। बिल्कुल अलग आती। तो हम फिर आरएमएस स्पीड कह किसको रहे हैं? हम आरएमएस कह रहे हैं बड़े इंटरवल के लिए। भाई ये टाइम तो बहुत छोटा सा होगा यस सर। भाई, 1/100 या 1/50 सेकेंड। तो मैं कम से कम 2 मिनट के लिए तो सोचूं। तो आप अच्छा, जब भी इस question में पूछी लिखा जाए, है जब पूरे भी cycle। आरएमएस, हाँ जब भी आरएमएस पूछी जाए और कुछ नहीं लिखा हुआ कितने के लिए, तो आप एक पीरियड के लिए निकाल लो बस, ओके सर। उसे जनरलाइज कर देंगे हम। अभी भिजवाता हूं बेटा। एक क्वेश्चन ये दिया था, इसमें भी एक पीरियड के लिए निकाल लूं तो काम हो जाएगा मेरा। यस सर। अब एक पीरियड के लिए निकाले तो ये भी सिमेट्रिकल है, तो मैं इतने के लिए निकाल लूं, उसका डबल कर दूंगा तो इतने के लिए हीट आ जाएगी। यस सर। हीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर dt का इंटीग्रेशन, क्योंकि v वेरी कर रहा है। और इस पार्ट के लिए v का फंक्शन जो होगा वो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू m v0/t/2 इंटू टी। क्या ये फंक्शन बनेगा? यस सर। है बेटा? डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं ना, 0 से d। ट्रायंगल का एरिया क्या हीट के बराबर आएगा? सर v स्क्वायर dt आएगा। अच्छा v स्क्वायर है, ओके सॉरी। v है, v स्क्वायर चाहिए, या तो ग्राफ चेंज करेंगे फिर उसका एरिया निकालना पड़ेगा। बेटर है इसी में पुट कर दूं, ठीक है ना? तो यहां पे v की वैल्यू पुट करूंगा तो आएगा 4v0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर r इंटू टी dt का इंटीग्रेशन 0 to t/2। t/2 तक ही देख सकता हूं मैं इसको। सर टी का स्क्वायर आएगा ना? इसका स्क्वायर आया ना, v स्क्वायर। अच्छा इसका भी स्क्वायर आएगा। हाँ इसका भी स्क्वायर आएगा। तो इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? 4v0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर r। इसका इंटीग्रेशन हो गया t³ 3। लिमिट पुट करूंगा तो t³ 3 और 8 24। ठीक लिखा है? हीट, इतनी हीट मुझे प्रोड्यूस करनी है किसी कांस्टेंट पोटेंशियल से उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम के लिए। इसका डबल कर दूं या इसका भी हाफ ही कर दूं, बात एक ही है। यस सर। 2 कट गया, बचा 12। आर कैंसिल हुआ, टी और टी स्क्वायर मिलके इस t³ को कैंसिल कर दिया। 4 3 12। तो आरएमएस वैल्यू आ गई v0/√3 की इस केस में। यस सर। देखो प्रोसेस समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। भाई इस करंट ने, इस पोटेंशियल ने कितनी हीट प्रोड्यूस की एक पर्टिकुलर टाइम में, उतनी हीट उतने ही टाइम में उसी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस करने के लिए जो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए उसे आरएमएस कह दिया। क्लियर? सर एक बार पिछले क्वेश्चन पे जाना। पीयूष क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहे हो? ये नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर पिछले क्वेश्चन पे जाना। पिछले क्वेश्चन पे देखो जी, आ गए। सर ये सर आपने जब v0 निकाला उसके साथ आपने t/2 मल्टीप्लाई किया, तो जो सर उसके साथ आपने t मल्टीप्लाई किया, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई सर।
देख, मैं इस पीरियड के लिए आरएमएस निकालना चाह रहा हूं। इस पीरियड में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? अरे हीट तो यहीं पे प्रोड्यूस हुई होगी, इसके आगे तो वोल्टेज ही नहीं है। तो हीट निकालने के लिए तो मैं टाइम t/2 का ही लूंगा, v0 के लिए प्लस 0 लिख दे, अगले t/2 के लिए 0 इंटू t/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इस t टाइम के लिए इसने कितनी हीट प्रोड्यूस की? इस v0 रहा t/2 के लिए, तो t/2 में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट t/2 में तो 0 हीट प्रोड्यूस हुई, तो टोटल हीट प्रोडक्शन इतना हुआ एक टाइम पीरियड में। यस सर। उतनी हीट मुझे किसी कांस्टेंट पोटेंशियल से प्रोड्यूस करनी है, उसी रेजिस्टेंस में, उतने ही टाइम में। तो वो कांस्टेंट पोटेंशियल निकाल लिया कितना होगा। ओके सर। क्या क्लियर है? यहां मैंने ऐसा नहीं किया, यहां मैंने t/2 यहां भी लिया और यहां भी t/2 लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैसा ये चल रहा है वैसे ये चल रहा है। लॉजिकली समझ में आ रहा है कि जितनी हीट पहले t/2 में प्रोड्यूस होगी, नेक्स्ट t/2 में भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। सिमेट्रिकल केस है। यस सर। यस सर। तो मैंने इसकी निकाल के डबल करके फिर कर दूं, या इसी की हम आरएमएस निकाल लें, वही नेक्स्ट की भी आ जाएगी। आगे कोई कंफ्यूजन इन दो क्वेश्चंस को लेकर? सर वैसे प्रैक्टिकली अभी आरएमएस वैल्यू यूज होती है? आरएमएस ही यूज होती है। अब तो ये खुद सोच, तेरे पास ये वाली करंट है, ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट है टाइम के साथ, उसका ग्राफ तो ये पता है, ये वैल्यू है सपोज 10 एम्पियर की। तू क्या कहेगा कितनी करंट पास कर रही है तेरे सर्किट में? सर आरएमएस ही निकालनी पड़ेगी जब भी कुछ कह पाएंगे। मैं क्या कहूं, 10 एम्पियर जा रही है, हमेशा तो 10 एम्पियर नहीं है। 0 जा रही है, हमेशा 0 नहीं है, नेगेटिव में भी जा रही है। क्या बताऊं? तो हम इसकी आरएमएस बता देते हैं कि भाई इसमें करंट 10/√2 एम्पियर की जा रही है। सर मतलब मेरा डाउट ये है, जैसे अगर मैं इसको बताता हूँ कि 5 मिनट के लिए आरएमएस वैल्यू इतनी पास कर रही है, और मैं फिर उसके बाद आधे घंटे की निकालूं तो उसके अंदर तो डिफरेंस आएगा। ये भी नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, सेम आएगी। कैसे सर? निकाल ले। 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई। 5 मिनट में कितनी साइकिल कंप्लीट हो चुकी होंगी देख जरा। इसमें इस पार्ट के लिए आरएमएस इतनी है। यस सर। नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आरएमएस इतनी है। यस सर। ऐसे मैंने 100 साइकिल कंप्लीट कर ली। 100 साइकिल के लिए आरएमएस यही रहेगी, एग्जैक्टली 100 साइकिल के लिए। यस सर। ठीक, अब 100 साइकिल के लिए इतनी, अगर मैं एक एक कंप्लीट साइकिल ही बढ़ाता रहूं तो आरएमएस में तो चेंज नहीं आएगा। यस सर। ठीक, 100 साइकिल में इसने कितनी हीट प्रोड्यूस, मान लो एक साइकिल का टाइम पीरियड जो है मान लेते हैं 1/100 1/50 का लेके चलते हैं हम, जनरली 1/50 सेकेंड्स का है। ठीक है, तो 100 साइकिल्स में कितना टाइम लगा होगा? 2 सेकेंड्स। यस सर। 2 सेकेंड इतनी करंट पास होती रहे तो हीट कितनी प्रोड्यूस करेगी? I² इंटू R इंटू T। यस सर। ऐसा कर, हाफ साइकिल लेने की, मतलब अगले की कंप्लीट साइकिल लेने की बजाय उसका छोटा सा पार्ट ले ले, छोटा सा पार्ट और ले ले कि 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल, बहुत कम। उसे और ऐड कर दे उसकी हीट भी, और फिर उसको इसे नई IV²R उसी टाइम जितना भी टाइम था ये, उससे मल्टीप्लाई कर दे। अब इसमें IV निकालेगा तो क्या वापस ये नहीं मिलेगा? यस सर, इस केस में मिल रहा है, लेकिन जो भी आपने क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर इससे पहले इसमें नहीं मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा मेरे बच्चे? देख, 100 साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? 100 साइकिल्स में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? V0²/2 इंटू R इंटू 100 साइकिल में 100T। यस सर। सर डिवाइड बाय R नहीं होगा?
हाँ 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 हाँ, V लिया है तो डिवाइड बाय R होगा, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। यस सर। आधी साइकिल और ले ले, यानी कि इतना पार्ट 100 के बाद, तो इतने में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? V0 स्क्वायर बाय R इंटू T/2। यस सर। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब V डैश नई RMS मान ली मैंने, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टाइम कितना लगा टोटल? 100 T प्लस T/2 कितना हुआ? 201/2। 101.5 T। यस सर। यस सर। जरा इससे निकाल V डैश की वैल्यू, T तो काट ही दूं, R भी काट दूं, V0 स्क्वायर बाय 2, V0 स्क्वायर बाय 2, 100 प्लस 1, 101 V0 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 101.5 V डैश स्क्वायर, यही आएगा। यस सर। जरा इससे V डैश निकाल, कितना आएगा? वही आ रहा है अप्रोक्स। अप्रोक्स तो आपको वही मिल रहा होगा। यस सर। और जैसी एक साइकिल कंप्लीट होगी फिर से एग्जैक्ट यही आएगा, तो क्या Yes, फर्क sir. पड़ेगा इसकी आरएमएस पे? नहीं सर। सर पहले क्वेश्चन का आंसर डबल हो जाएगा ना? पहले क्वेश्चन का आंसर डबल किस केस में हो जाएगा बेटा? निकिता किसमें कह रहे हो? सर इसी क्वेश्चन का। कहां डबल हो रहा है? इसमें कहां डबल हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जितना मर्जी, अगर आपने 100 साइकिल ले ली हैं, 100 साइकिल की भी एवरेज ये होगी, आरएमएस ये आएगी। उसके बाद जितनी मर्जी साइकिल लो, 100.1 साइकिल लो, 100.2 साइकिल लो, 200 लो, 2.3 लो, सबका आंसर यही मिलेगा आपको, V0/√3। कहीं कोई डबल नहीं होगा। सर हमने ये T/2 के लिए नहीं निकाला। बिल्कुल, मैंने जानबूझ के T/2 के लिए निकाला, क्योंकि अगले T/2 के निकालने के लिए मुझे V का एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ता। यस लेकिन मैंने लॉजिक देखा कि जिस तरह से यहां पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही यहां डिक्रीज हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर हो रहा है बस। यानी कि जितनी हीट इस इंटरवल में प्रोड्यूस होगी, एग्जैक्टली उतनी हीट यहां भी प्रोड्यूस होगी। यस सर। या तो जो हीट निकाली थी उसका डबल करके मैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू T से मल्टीप्लाई कर देता, या मैंने T/2 के लिए ही RMS निकाल ली, बात तो एक ही आएगी। ओके सर। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? सर एक चीज, हाँ, फंक्शन कैसे निकालें? फंक्शन, अरे लाइन की इक्वेशन y इज टू mx, ओके सर। स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रही है, इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx। m स्लोप, स्लोप क्या होगा? V0/T/2, V0/T/2 स्लोप हो गया। x एक्सिस की जगह पे t है, y एक्सिस की जगह पे v है। ओके सर। सर एक चीज का ना रीजन इमेजिन नहीं हो रहा कि जैसे जब हम पूरी साइकिल्स लेते हैं तो V0/√2 आ रहा है, बट अगर हम जैसे 100.1 या 100.2 वगैरह लेते हैं तो उस केस में अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। बिल्कुल, लेकिन वो इतना छोटा है ना, क्योंकि एक्चुअली में देख, हमारे पास जो साइकिल है, अगर मैं साइनसॉइडिकल एसी की भी बात करूं, तो अगर मैं इस तरह से देखता हूं, मैं अगर सिर्फ इतने इंटरवल के लिए आरएमएस निकालूंगा, तो वो आरएमएस मतलब एक तरह से उसकी एवरेज वैल्यू जैसी बात कर रहा है, लेकिन वो वाली एवरेज नहीं, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो इसको रिप्लेस कर पा रही है एनर्जी की टर्म्स में। यस तो वो वैल्यू यहां कहीं होगी। यस सर। लेकिन अगर मैं इस इंटरवल की बजाय यहां से यहां तक का इंटरवल ले लेता, तो उसकी वैल्यू यहां कहीं आ सकती है। हाँ सर। यानी कि एक ही साइकिल का पार्ट कर रहा हूं तो अलग अलग आ रही है। यस। लेकिन जब मैंने 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल सबकी एक जैसी आ रही है, 100 तक ले लिया, अब 100 में उतना चेंज करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपके पास एक नंबर है 0, उसमें आपने ऐड कर दिया 0.1,
फर्क पड़ा? यस सर। अगर आपके पास है 1000, आपने उसमें 0.1 ही ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ा? नहीं सर। वही चीज है यहां पे। ठीक है सर। आप एक साइकिल के लिए थोड़ा काम करोगे, क्या आप कहोगे भाई एक साइकिल पास कर जाए करंट खत्म और नहीं चाहिए मुझे? अरे एक सेकंड में ही 50 साइकिल पास हो जाएंगी, एक सेकंड में ही 50 साइकिल पास हो जाएंगी, तो एक साइकिल का करोगे क्या? कुछ नहीं फायदा एक साइकिल का। हमें तो बड़े नंबर पे, तभी तो हमने एवरेज वैल्यू को खत्म कर दिया, नहीं यूज करना, क्योंकि इतने बड़े नंबर के लिए तो एवरेज 0 ही आ रही थी। यस सर। हाँ बेटा, कोई और दिक्कत किसी को? नो सर, क्लियर है। ये आरएमएस और एवरेज थोड़ा सा विजुलाइज करने वाली चीजें हैं कि किसी एसी के बारे में बताना भी कितनी करंट जा रही है, तो आरएमएस हमें थोड़ा सा क्लोज फिगर बता रही है कि हाँ इतनी करंट को हम सोच पा रहे हैं। अदरवाइज एवरेज तो हमें बता ही नहीं रही, एवरेज तो 0 आ रही है लंबे पीरियड के लिए। एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि आरएमएस कितनी, एवरेज कितनी। ठीक, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आप बाजार से खरीद के आते हो जो एसी पे वर्क करते हैं, कभी मोटर देखो या बल्ब पे रेटिंग होती है, इतने वोल्टेज की है, इतने वोल्ट की है, 220 वोल्ट की है। हमारे घर में जो सप्लाई हो रही है वो कितने वोल्टेज की हो रही है? 220। किसी ने 420 कहा था सर? 220 मैं कह रहा था 220 to 240। हाँ 220 to 240, हम लेके चलते हैं 220। अब 220 वोल्ट मैं कह रहा हूं, तो ये 220 वोल्ट क्या है उसका? वो तो एसी है, आरएमएस है। आरएमएस जब भी एसी की रेटिंग कहीं लिखी हुई है तो वो कंफर्म उसकी आरएमएस लिखी हुई है। हाँ, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पी कितनी है, तो उसे पी की तरह कंसिडर करोगे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो मान लो भी वो आरएमएस है। हम कहते हैं भाई हमने एक एसी सोर्स यूज किया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, एक एसी सोर्स यूज किया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, तो ये 100 वोल्ट उसकी आरएमएस वैल्यू है। तो हमेशा एसी को जब भी बताएंगे ईएमएफ को या करंट को हम आरएमएस वैल्यू बताएंगे। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी भी रह गया है तो पूछ सकते हो बेटा। नो सर, क्लियर है। अब हमें पढ़ना है एसी का मेन पोर्शन, जो इसके पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लो, ए रेजिस्टेंस अक्रॉस एन एसी ईएमएफ, या ऐसे लिख सकते हो एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मैंने एक एसी सोर्स सर्किट लिया है जिसमें एक एसी सोर्स लिया है, इसको मैं ई की फॉर्म में लिख दूं, बेटर है। इसको लिख देते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां लिया है एक रेजिस्टेंस और बस करंट पास होनी है। अब मुझे इसमें ईएमएफ और करंट में रिलेशन निकालनी है। तो इस इक्वेशन में ये ई क्या होता है? बिल्कुल, ई होता है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू जिसे हम कहते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी इंस्टेंट पे इसका ईएमएफ ई का है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई का मिलेगा। यस सर। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई का मिल रहा है तो इसमें जो करंट पास हो रही होगी आई, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर इंस्टेंटेनियस करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं तो ओम्स लॉ से मैं कह सकता हूं कि वो E बाय आर होगा। यस सर। यस E बाय आर, ऐसा लिख सकता हूं बेटा। और E की वैल्यू जो है वो तो है E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो I की वैल्यू हो जाएगी E नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को देखूं तो सिंपल मैथ्स यूज करके मैं कह सकता हूं कि E नॉट बाय आर करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यस सर। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है,
यानी कि I की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मींस अगर किसी रेजिस्टेंस को किसी एसी सोर्स से मैं कनेक्ट कर देता हूं तो उसमें जो करंट पास हो रही होगी वो उसमें जो एसी सप्लाई दी जा रही है उस ईएमएफ के सेम फेज में होगी। सेम फेज का मतलब क्या है, दोनों एक साथ जीरो होंगी, एक साथ अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेंगी, एक साथ अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेंगी। यस सर। यस सर। यानी कि अगर मैं इस एक्सिस में टाइम लूं और इस एक्सिस में करंट भी दिखा रहा हूं और पोटेंशियल भी दिखाता हूं, मान लो करंट का ग्राफ मैंने बना दिया ब्लू कलर से, तो करंट का ग्राफ तो ऐसे बन रहा है भाई। और अगर मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ ई का ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। यस सर। अब ये कितना, ये ऊपर बनाना है या नीचे बनाना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों के स्केल अलग होंगे। ये वोल्ट में है, ये एम्पेयर में है। मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता इस तरह से कि कौन सा बड़ा कौन सा ज्यादा। मैं कहूं कि 2 वोल्ट 5 एम्पियर से कम है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं। बड़ा इलॉजिकल सी बात है। कंपेयर कैसे कर रहा हूं भाई मैं? वोल्ट को एम्पियर से कैसे कंपेयर कर लूं? तो इस ग्रीन ग्राफ को ऊपर भी दिखा सकते थे, नीचे भी दिखा सकते थे, वो आपकी चॉइस। लेकिन बताना क्या चाह रहे हैं कि दोनों का फेज सेम, दोनों एक साथ जीरो पे हैं, एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, फिर एक साथ जीरो हुए, फिर एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पर। ये इक्वेशन ये बता रही है। क्या ये पहला पार्ट समझ में आया? यस सर। हाँ जी। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है बेटा? सर, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला। नहीं, ये तो मैंने मैथमेटिकली निकाला। देख, नहीं सर, वो ग्राफ कह रहा हूँ। ग्राफ भी इन्हीं का बनाया है। देख, नहीं, एक वेरिएशन आप जैसे कह नहीं रहे हो कि ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, करंट थोड़ा सा नीचे आएगा। नहीं, मैंने कहा कि आप इसको उल्टा भी बना सकते हो, हमें पता ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली कैसे बता दूं? मान लो मैं कहता हूं ये पोटेंशियल है 2 वोल्ट का और ये करंट मैंने दिखा दी 5 एम्पियर की, तो ऐसे दिखा दूंगा तो क्या गलत है? एक ही एक्सिस पे मैं दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रहा हूं, तो मैं स्केल कैसा भी ले सकता हूं। मैं ऐसा भी दिखा सकता था कि करंट दिखाई ऐसे 5 एम्पियर और पोटेंशियल दिखा दिया ऐसे 2 वोल्ट। इसमें क्या गलती? दोनों ही ठीक है भाई। पोटेंशियल के लिए अलग स्केल चलेगा, एम्पियर के लिए अलग स्केल चलेगा, तो आप कैसे भी दिखा सकते हो। मुझे मैग्नीट्यूड से लिंक नहीं करना, मुझे उनके फेज को रिलेट करने के लिए दिखाना था। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं इन दोनों में। और मुझे इस ग्राफ से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, हमें दोबारा बनाना भी नहीं पड़ेगा ये ग्राफ कभी। प्रिया कह रही है सर ये सही से समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई बेटा, बता। सर आपने जो आई और ई को लिंक किया वो समझ नहीं आया। एसएचएम किया था? यस सर। अगर एक एसएचएम की इक्वेशन हो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t और दूसरे की इक्वेशन हो y इज इक्वल्स टू b साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 4, आप कह सकते हो कि इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 4 का है। यस सर। अगर ये पाई बाय 4 नहीं होता तो क्या कहते, ये दोनों सेम फेज में हैं? यस सर। मैं यहां नहीं कह सकता, देख यहां भी साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन ओमेगा टी, क्या ये दोनों सेम फेज में नहीं है? यस सर। ये बताना चाह रहा हूं। सेम फेज का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज यानी कि करंट और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस एक साथ जीरो पे होंगे, एक साथ अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आएंगे, एक ही इंस्टेंट पे फिर से जीरो, एक ही इंस्टेंट पे अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पर होंगे। मीन सेम फेज में ये वेरी कर रहे हैं। ओके सर, आ गया समझ। अब ये बताने की जरूरत क्या थी, ये तो होना चाहिए था। लेकिन आगे के दो केसेस लेंगे तो समझ में आएगा कि उनमें डिफरेंट आ रहा है, इसी में सेम आ रहा है। बस सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में ही ये सेम फेज में आ रहे हैं। यहां मैं थोड़ी सी नोटेशन चेंज करूंगा क्योंकि आगे हम फिर वही यूज करेंगे। यहां पे मैं E को
पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यस सर। यस सर। कह सकता हूं ऐसा? यस सर। इसमें अभी भी कोई दिक्कत? सर एक चीज पूछनी थी सर कि अगर हमारे पास जो एसी का सोर्स है अगर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हुई तो फिर तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी उसकी इंस्टेंटेनियस वाले की? फिर एक रेजिस्टेंस और लेके चल प्रसाद में, स्मॉल आर, ईएमएफ ई ले। हाँ, जैसे ओम्स लॉ, जैसे किरचॉफ लॉ लगाते आ रहे हो बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ नया काम नहीं सर। तो फिर उसमें जो वो है पोटेंशियल डिफरेंस तो वो v माइनस वो e माइनस i इंटू आर का हो जाएगा ना, जो हाँ small r बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखें सर्किट, ये ग्राफ बना भी रखा था, ई नॉट आई नॉट दोनों सेम फेज में है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको? यस सर। यस। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। एसी सोर्स मैंने मान लिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक, लगा दिया एक कैपेसिटर और कुछ नहीं है, करंट इंस्टेंटेनियस करंट मान ली आई की। अब मुझे ये आई निकालना है कितना है। अब यहां देखें, इस सर्किट में एक सोर्स है और एक कैपेसिटर है और तो कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ कैपेसिटर लेके चल रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। अब मुझे इस कैपेसिटर में देखना है, अभी किसी भी इंस्टेंट पे देखूंगा यही पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिलेगा। यस सर। यस सर। यानी कि इसके अक्रॉस भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस यही ई का होगा, जो वेरी कर रहा होगा टाइम के साथ, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पर अगर मैं देखता हूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ई का है, तो इसमें स्टोर्ड चार्ज क्यू सी इंटू ई का होगा। यस सर। किसी भी सर, ये इंस्टेंट, गलत नहीं है क्यों सर? जैसे उसको तो हम पोटेंशियल देते जा रहे हैं तो वो तो चार्ज स्टोर करता जा रहा है, तो उस वक्त वो कम है ज्यादा है, उसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो बैटरी उस वक्त एनर्जी कम ज्यादा दे रही है कैपेसिटर को। मैं तो चार्ज की बात कर रहा हूं, कैपेसिटर के बाद चार्ज कितना होगा उस इंस्टेंट पे। मैंने एनर्जी की तो बात ही नहीं की, कितनी एनर्जी उसने रखी। सर वो भी तो चार्ज की क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है ना, एनर्जी भी तो। हाँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल चार्जिंग का केस भी देखते तो बैटरी जितना चार्ज दे रही थी कैपेसिटर उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा था। यस सर। लेकिन एनर्जी तो उतनी स्टोर नहीं कर रहा था। सर नहीं, मैंने एक्चुअली जब उसने देना चार्ज स्टार्ट किया तो कैपेसिटर स्टोर करने लग गया बिल्कुल चार्ज को। बिल्कुल। फिर जब उसने अपने ईएमएफ चेंज कर दिया, सोर्स ने अपना मतलब जैसे चेंज, तो वो चार्ज तो उसके पास स्टोर ही रहा और थोड़ा बहुत चार्ज और गया उसके पास। ठीक है ठीक है, तो सर उस वक्त की हम चार्ज की वैल्यू हम उससे थोड़ी ना डिफाइन कर सकते कि उस वक्त कितना वो है। इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इस चार्जिंग के प्रोसेस का टाइम कांस्टेंट कितना होगा? R इंटू सी। डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो। हाँ, जीरो मतलब कह सकते हैं। जीरो होगा टाइम कांस्टेंट, तो इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, मतलब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, 1 सेकंड तो बहुत होता है। वो कुछ गलती भी से नहीं। कुछ भी नहीं। अब ये सोच, ये कैपेसिटर बैटरी की तरह सोच, इसको मत सोच एसी। ये बैटरी का पोटेंशियल सपोज 0.01 वोल्ट का है, तो इसके अक्रॉस भी 0.01 वोल्ट बना देगा। अगर नहीं बना तो किरचॉफ लॉ फेल हो जाएगा। यस सर। इस पे कोई चार्ज आ गया? यस सर। ये 2 कर दिया,
तो ये जिस समय ये 2 हुआ उसी इंस्टेंट पे ये 2 हो जाएगा। यस सर। चार्ज बढ़ गया। यस सर। अरे चार्ज बढ़ा है तभी तो पोटेंशियल बढ़ा। हाँ ठीक है। इसे 3 कर दे तो ये भी 3, 5 कर दे ये भी 5, तो साथ साथ ही तो बढ़ता जा रहा है और साथ साथ एक्स्ट्रा चार्ज लेता जा रहा है। यस सर। ये कम होना शुरू होगा तो ये भी कम होना शुरू हो जाएगा, चार्ज देना शुरू कर देगा। मतलब उस वक्त वो बैटरी की तरह काम करने लगेगा। जैसा भी कर रहा हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ये मेंटेन रखेगा। यस सर ठीक है, समझ इसके गया। अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो ये बताएगा, ये अपने आप तो बताएगा नहीं। यस सर ठीक है। तो सर, ये किसी चार्ज टी टाइम, हाँ बोलो। सर ये चार्ज बढ़ाने की वजह से आ रहा है जो यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। क्या इंड्यूस हो रहा है? सर पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ईएमएफ हम दे रहे हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस ये कैपेसिटर को प्रोवाइड करेगा। सर मतलब ये कि अगर ये अपना ईएमएफ चेंज कर रहा है तो फिर चार्ज ज्यादा देगा। अगर बढ़ा रहा है तो चार्ज ज्यादा देगा, कम कर रहा है तो चार्ज कम वापस ले लेगा। वहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा। कहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? किरचॉफ्स लॉ लगा यार, तुम भूल जा सब कुछ। सिंपल देख, अगर मैं इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, पोटेंशियल ई बढ़ा तो यहां से यहां आने पे उतना ही पोटेंशियल कम होना चाहिए क्योंकि नेट तो 0 चाहिए। यस सर। किसी टाइम टी पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई का है, उसका कैपेसिटेंस सी का है, तो उसके पास चार्ज कितना होगा? सीई का। इतना इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। तो बहुत छोटी सी चीज है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस देंगे वो पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो स्टोर्ड चार्ज तो निकाल सकते हैं आराम से। सर नहीं, मैं सर वो नहीं कह रहा था। सर मैं कह रहा था जैसे इसका ईएमएफ बढ़ाएंगे नहीं, वो बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, रिलेशन दे रखी है मुझे। अब बता चेंज हो रहा है तो सर ये ज्यादा चार्ज देगा, मतलब ये बैटरी जो है सोर्स। ये इस तरह से है, इसका ईएमएफ बढ़ेगा भी कम भी होगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा फिर कम होगा। हमेशा चार्ज बढ़ेगा ऐसा नहीं कह सकते। ज्यादा चार्ज देगा इसका क्या मतलब है? ये सर समझ में आ गया। भाई ये पोटेंशियल बढ़ा तो इसका चार्ज बढ़ गया, पोटेंशियल कम हुआ इसका चार्ज कम हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में कम हुआ फिर चार्ज कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल चेंज कर रहे हो आप, तो उसका चार्ज अपने आप चेंज होता रहेगा। यस सर। कोई कंफ्यूजन इसमें अभी भी किसी को? सर इसमें ना एक चीज विजुअलाइज नहीं हो रही कि हम इसको अभी भी साइनोसॉइडल कैसे कह रहे हैं, बिकॉज जब हम लाइक जब उसका ईएमएफ बढ़ रहा होगा तो फिर उस पर चार्ज बढ़ेगा, फिर जैसे इसका ईएमएफ डिक्रीज होना शुरू होगा तो फिर जो कैपेसिटर है वो उसको चार्ज देगा। तो उसका साइनोसॉइडल कर्व कैसे बन रहा है सर? किसका साइनोसॉइडल कर्व? जो ईएमएफ है। ईएमएफ तो मैं सप्लाई कर रहा हूं, क्यों नहीं होगा? अरे ये तो मैं सप्लाई कर रहा हूं और ये साइन की कर्व के अकॉर्डिंग है, तो क्यों नहीं होगा? सर बैटरी चार्ज नहीं होगी जब ये बैटरी। अच्छा, बैटरी अगर चार्ज होती है या बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या उसका ईएमएफ चेंज होता है? नहीं सर। फिर क्यों कर रहे हो? ठीक है सर। बहुत गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं बच्चे, बहुत गलत डायरेक्शन में। हाँ सर बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस होता तो फर्क पड़ जाता टाइम का। फर्क पड़ता। हाँ इसलिए इधर इंस्टेंटेनियस इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमको। यस सर। आप किसी इंस्टेंट में देखो, आपको भी ये 5 वोल्ट की बैटरी तो इसके क्रॉस 5 वोल्ट। यस सर। ये 6 वोल्ट की हुई तो यहां भी 6 वोल्ट, ये फिर से 5 वोल्ट की हुई तो ये भी 5 वोल्ट। हर इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम बना रहेगा। यस सर। और कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो तो डिपेंड कर रहा है उसकी कैपेसिटेंस और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर। अगर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा तो उसका स्टोर्ड चार्ज भी वेरी करेगा। यस सर। अब यहां पे Q को मैं लिख सकता हूं C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि E की वैल्यू तो ई नॉट साइन ओमेगा टी की है।
Yes, sir. ये तो है किसी Q क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा? Current. जो फ्लो कर रही है I, वो क्या मिलेगी? C E नॉट साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। यस सर। यस सर। तो I की वैल्यू मिली E नॉट C ओमेगा cos ओमेगा t। यानी कि आपने अगर EMF ऐसे अप्लाई किया तो इस सर्किट में करंट इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। अब यहां पे cos आ गया और मुझे कंपैरिजन करना है, तो पहले तो मैंने देखा कि ये वाला पार्ट जो है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यस सर। तो मैंने E नॉट C ओमेगा को I नॉट लिख दिया, तो ये मिल गया I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t। लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना है कि किसका फेज ज्यादा किसका फेज कम, कौन अहेड है कौन सा लैग कर रहा है, तो उसके लिए मुझे इसे भी साइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए जिससे मैं कंपैरिजन कर सकूं। यस सर। मैंने लिखा है इसको साइन, क्या लिखूं? ओमेगा टी प्लस पाई बाय Omega T plus pi by 2. ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब इससे और इससे देखा तो समझ में आया कि करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर से पाई बाय 2 फेज लीड कर रही है। यस सर। ये करंट जो है ये पोटेंशियल से लीड कर रही है, मींस जब पोटेंशियल जीरो था तो करंट जीरो नहीं थी। टी जीरो पे देखो, टी जीरो पे पोटेंशियल जीरो होगा। यस सर। यस सर। करंट देखो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम। यस सर। जब ये मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो करंट जीरो हो जाएगी। यस सर। यस सर। यानी कि इन दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा है पाई बाय 2 का। अभी हम इसके फेजर डायग्राम की बात करेंगे, मैं साथ के साथ बना दूं, जरूरत पड़ेगी आगे। अगर इधर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा कि अगर करंट का फेज मैंने यहां लिया तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस भी इधर ही आ रहा है इसी फेज में। लेकिन अगर मैं इसमें बात करता हूं करंट का फेज मैंने यहां लिया तो पोटेंशियल का फेज उससे पीछे आ रहा है, या मैं जिसे E कहने की बजाय बेटर है मैं लिखूं पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, उससे पाई बाय 2 फेज एंगल पीछे है। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर आपने हाँ। नीचे VR लिखा है। VC पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पीछे वाले में लिखा था पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है सर। देख करंट जो है वो EMF से पाई बाय 2 फेज आगे है। अब ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते थे कि V अक्रॉस C यहां लिखा तो करंट यहां होगी, उससे पाई बाय 2 फेज एंगल आगे। अब आगे किसे कहते हैं? एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आगे के लिए I का एंगल V के एंगल से पाई बाय 2 ज्यादा रखा है। यही क्यों बनाया इसका रीजन आगे मिलेगा, लेकिन अभी तो आप इन दो इक्वेशन को देख के कह सकते हो कि करंट EMF से या पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर से पाई बाय 2 फेज एंगल आगे है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। सर आपने अभी ये बात बोली, इसका वो आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसा ही क्यों बनाया, मतलब कैसा कैसा बना सकते थे? नहीं, डायग्राम तो मैं सिंपल वैसे ही बनाऊं जैसे मैंने ये बनाया था अभी, जैसे करंट और EMF में ये बनाया था। इसमें Yes, कैसा बनेगा? इसमें अगर मैं दिखाऊंगा तो EMF का डायग्राम तो बनेगा साइन के अकॉर्डिंग, यस EMF उसका का। कॉस के। और करंट का बनेगा कॉस के अकॉर्डिंग। तो वो Yes, स्टार्ट करना चाहिए मुझे यहां से यहां पे ले जाना चाहिए, फिर यहां पे मैक्सिमम, फिर ये जीरो, ग्राफ तो ये बनाना चाहिए मुझे। यस सर। ये करंट है। अगर मैं कैपेसिटर का केस लेके चल रहा हूं तो
ठीक, करंट में कैसा बना था, करंट सॉरी रेजिस्टेंस में ऐसा बना था, कैपेसिटर में ऐसा बन रहा है, लेकिन हमें जरूरत ऐसे डायग्राम की पड़ेगी। इससे क्या हेल्प मिलेगी ये हम सीखेंगे। ओके सर, ठीक है। क्या ये क्लियर है? रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है और करंट लीड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर लैग कर रहा है बाय एंगल π/2। ठीक, अब बात, हाँ सर जब t इक्वल्स टू 0 था तब मेरा EMF मैक्सिमम था। t0 पे EMF 0 होगा बेटा, मैक्सिमम कहाँ है? उठकर t0 तो EMF 0 नहीं हो जाएगा? यस सर, सॉरी सर। नहीं हाँ। सर कभी वैसा डाउट है सर मेरा, यानी कि अगर कभी EMF मैक्सिमम हो, यानी कि यहाँ पे सर मैंने वैसा सोचा था, अगर EMF मेरा E0 हो जाता, यानी कि कैपेसिटेंस मेरा फुल्ली चार्ज होता था, यानी कि मैक्सिमम आ गया और कैपेसिटेंस C/V से फुल्ली चार्ज, तो फिर फुल्ली चार्ज कैपेसिटेंस में करंट तो जाएगी नहीं। यानी कि कभी वैसा होता है कि इस केस में नहीं, कभी ऐसा हो, यानी कि कभी मेरा EMF और E0 मैक्सिमम आ जाए फिर भी करंट हो, यानी कि π/2 फेज पे। दोबारा बता, तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। सर इस केस में नहीं, यानी कि कभी होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे cos ω t होता, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पे E0 मैक्सिमम हो जाता, यानी कि C/V कर दे, तब मेरा कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज है। तो जब कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज है, यानी कि वो ओपन सर्किट का काम करेगा, तो करंट 0 हो जाएगी। करंट 0, हाँ। तो भी तो फेज डिफरेंस π/2 का हुआ। हाँ। आपने ये अप्लाई किया, आप इसकी जगह पे कॉस वाला अप्लाई कर दो, आंसर भी आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं EMF ये अप्लाई करने की बजाय मैं EMF इसे अप्लाई कर देता, E = E0 cos ω t, तो t0 पे EMF मैक्सिमम है। यस सर। अब इसमें निकाल चार्ज कितना होगा, C/E। करंट कितनी होगी, C/E0 ओमेगा sin ω t नेगेटिव का। यस सर। तो I को लिखेगा C/E0 ओमेगा, इसे कॉस में ही कन्वर्ट करूं कंपैरिजन करने के लिए, तो क्या लिखूं, नेगेटिव साइन भी यूज हो जाए, ω/t माइनस π/2, ऐसा लिख दूं। यस सर। अब कंपेयर कर, अभी भी फेज डिफरेंस π/2 का है। यस सर। सर π/2 प्लस आएगा ना वहाँ पे, सर नेगेटिव साइन बाहर आएगा इस। अच्छा यहाँ साइन है, हाँ। यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो ω/t प्लस π/2, ω/t प्लस π/2 आएगा आफ्टर स्कूल, π/2 प्लस ω/t। अच्छा हाँ, तभी माइनस होता है, ठीक है। तो अभी भी इनमें फेज डिफरेंस π/2 का है। यस सर। और करंट लीड कर रही है EMF से π/2 पर। यस सर। इसमें भी कर रही थी, लेकिन ये सिचुएशन वो आ गई जो तुम कह रहे हो, t0 पे EMF कितना, मैक्सिमम, और t0 पे करंट कितनी, 0। वो तो इंस्टेंट है कि आप कौन सा इंस्टेंट t0 मान रहे हो। यस सर, क्लियर है भाई, ग्राफ हमने ये बनाया था, अभी मैं यहां t0 मान रहा हूं, आप कह रहे हो भाई ये t0 मान लो, क्या दिक्कत है, मैं इसे रेफरेंस ले लेता हूं, आगे का ग्राफ वही बन गया। यस सर। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप कुछ और ही चीज विजुलाइज कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सर क्या फेज समझ में नहीं आया सर, फेज क्या होता है? फेज क्या होता है, SHM नहीं पढ़ा आपने? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, मैंने भी नहीं पढ़ा। अगर SHM नहीं पढ़ा तो फेज कैसे समझोगे? आप इस तरह कह सकते हो कि ये दोनों चीजें यहां तो एक जैसी तरीके से वेरी कर रही हैं, लेकिन अगर मैं कैपेसिटर का केस ले रहा हूं तो करंट और EMF या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एक साथ वेरी नहीं कर रहे, मतलब एक ही तरह से वेरी नहीं कर रहे।
जब ये मैक्सिमम होती है तो ये 0 होती है, जब ये मैक्सिमम पहुंची तो वो 0 हो गई। तो इनमें आप कह सकते हो कि एक फेज का डिफरेंस है। इनके ग्राफ जो चल रहे हैं वो इस तरह से चल रही हैं कि एक 0 तो एक मैक्सिमम, ये 0 हुई तो ये मैक्सिमम पहुंच गई, ये 0 तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पहुंच गई। तो कभी भी दोनों एक साथ 0 या एक साथ मैक्सिमम नहीं आएंगी। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि इनमें फेज डिफरेंस π/2 का है। समझ गए सर। अभी हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम नॉर्मली वेक्टर्स की तरह सॉल्व करेंगे। अब तीसरा हेडिंग लिखो बेटा, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। प्रिया बेटा आज तो पता नहीं कब फ्री होऊंगा, कल बात कर सकते हैं। सर ग्राफ बता दो इसका। हाँ निकिता किसका ग्राफ पूछ रहे थे? ये ग्राफ तो मैंने बनाया है, यही वाला। An inductor across an AC EMF या an AC circuit containing inductor only। अब मैंने वही EMF ले लिया है, E is equals to E नॉट साइन ओमेगा t, और उसके साथ लगा दिया सिर्फ एक इंडक्टर और कुछ नहीं है। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर इसमें करंट I की है, तो मैं कह सकता हूं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E, दैट इज इक्वल्स टू L di/dt। क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। I इंस्टेंटेनियस करंट, E इंस्टेंटेनियस EMF जो वेरी कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ये di/dt होगा। मैं इसमें E की वैल्यू पुट करूं, E नॉट साइन ओमेगा t, dt को लेफ्ट में लेके जाऊं तो ये आ गया L di। यहां देखो भाई, अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूं तो मुझे मिलेगा Li इज इक्वल्स टू E नॉट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा प्लस एक कांस्टेंट C। सर L di/dt तो EMF इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर होता है ना भाई? अगर ये सोर्स वेरी कर रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस हुआ होगा वो इसी के बराबर तो होगा किरचॉफ लॉ से। हाँ सर। यस सर। तो इसके अक्रॉस जो EMF, भाई इसका रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा किस वजह से? सिर्फ बैटरी। बैटरी में EMF चेंज हो रहा है, करंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तभी तो EMF इंड्यूस हुआ, और वो इंड्यूस EMF इसके बराबर होगा, अदरवाइज तो किरचॉफ लॉ ही फेल हो जाएगा। ओके सर। यहां पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये C की वैल्यू 0 आ रही है, जो कांस्टेंट आ रहा है इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो 0 मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू E नॉट बाय L ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा t। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस। ये वैल्यू करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसको तो हम लिख देते हैं I नॉट E नॉट बाय L ओमेगा, और I की वैल्यू आ जाएगी I नॉट, और इसे मुझे कन्वर्ट करना है साइन में, जिससे मैं इनके फेज को कंपेयर कर सकूं। तो कैसे लिखूं साइन में? π/2 प्लस ओमेगा t ओमेगा t माइनस π/2 प्लस करेगा तो बेटा वो पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव साइन को कैसे कंपनसेट करूं मैं? यस सर। क्या ये बात क्लियर? यस सर। इस केस में देखो, अभी भी करंट और पोटेंशियल में फेज डिफरेंस π/2 का ही है, लेकिन अब करंट लैग कर रही है और पोटेंशियल लीड कर रहा है। अब करंट लैग कर रही है और पोटेंशियल लीड कर रहे हैं। यस सर। अगर इसी में मैं ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ बना हुआ है, EMF का तो मैं यही लेके चला E नॉट साइन ओमेगा t, तो करंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस कॉस वाला, क्योंकि रिलेशन माइनस कॉस की आई थी। यस क्या ये ग्राफ क्लियर है? यस सर।
और इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो अगर मैं ईएमएफ इधर लेता हूं या मैं कहूं पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, इस केस में तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन आगे जब हम और चीजें लगा देंगे तो ईएमएफ को हटाकर हमें वीएल की बात करनी होगी। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और करंट, इस तरह से फेज डिफरेंस होगा, या अगर मैं करंट इधर मानता हूं तो वीएल उससे π/2 फेज आगे इस तरह बना सकता हूं। रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो। यस सर। ये तीनों केस समझ में आ रहे हैं? यस सर। सर एक बार ग्राफ दिखा दो। ये देख बेटा, नोट कर लिया? यस सर। अब देखो एक चीज इसमें में तो क्या नोट करना है बेटा, ये यस सर, एक मिनट हो गया सर। यहां कुछ नई चीजें और मिल रही हैं। यहां तो हमें सिंपल रिलेशन मिली, रेजिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं कैपेसिटर में आऊं, यहां इस रिलेशन को ध्यान से देखूं, I इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी इंटू कॉस ओमेगा टी, और इसको हमने लिखा I नॉट। इस I नॉट जो E नॉट बाय E नॉट इंटू सी ओमेगा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। I नॉट इज इक्वल्स टू E नॉट इंटू सी ओमेगा, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। यस। और इसको जरा ओम्स लॉ से कंपेयर करो। I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यस सर। यानी कि ये वाला पार्ट कुछ रेसिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। यस सर। रेसिस्टेंस हमने डिफाइन किया था, रेसिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। वो अभी भी वैसा ही है। अगर मैं इसमें देखूं तो I नॉट की वैल्यू E नॉट बाय R है, तो रेजिस्टेंस तो अब भी वैसा ही काम कर रहा है अपना, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट। लेकिन यहां पर जब कैपेसिटर लगाया तो रेजिस्टेंस की जगह पे ये टर्म आई, इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका सिंबल होता है XC, जिसकी वैल्यू मुझे मिली 1/C ओमेगा। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट। ये हिंड्रेंस, ये रेसिस्टेंस वाला पार्ट जो आ रहा है, ये कैपेसिटर ने तो ऑफर किया हुआ है, कैपेसिटर की वजह से ही तो ये आया है। तो इसको हमने नाम दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट। फॉर्मूला है 1/C ओमेगा। क्या ये टर्म क्लियर है, समझ में आ रही है? यस सर। सर ऐसा ही, हाँ सर एक बार यही रिपीट। रेसिस्टेंस क्या होता है मेरे बच्चे? रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस नॉर्मल जो आपने अपने पढ़ा है करंट के चैप्टर में, वो क्या होता है? सर करंट तो पढ़ा ही नहीं है। करंट पढ़ा ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ? नहीं सर, अभी जरा सा भी नहीं पढ़ा। 10th में पढ़ा होगा करंट? यस सर। रेसिस्टेंस तो 10th में भी पढ़ा था मेरे बच्चे। तो वहां रेसिस्टेंस था क्या? क्या होता है रेसिस्टेंस? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है उसमें करंट उतनी कम होती रहती है। यस सर। तो रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं हिंड्रेंस, रुकावटें। रुकावट जो कंडक्टर दे रहा है करंट को पास होने में, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। ऐसे ही ये पार्ट भी तो कुछ वैसा ही काम कर रहा है, 1/C ओमेगा। लेकिन ये किसकी वजह से आया? कैपेसिटर की वजह से। तो अब इसको मैं रेजिस्टेंस तो कह नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो पहले डिफाइन कर दिया, तो इसको एक नया नाम दे दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मींस लॉजिक वही है, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ बेटा।
सर अगर हम फ्रीक्वेंसी 0 कर दे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो इनफिनाइट आ जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, इसीलिए तो कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। तो देख, अगर मैं सर्किट ऐसा लगाता, ये कैपेसिटर, ये बैटरी, बंद कर दे, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इस सर्किट में करंट कितनी होगी? 0 होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। फ्रीक्वेंसी 0 है। 1/c ओमेगा, XC की वैल्यू 1/c इंटू 2πf, फ्रीक्वेंसी 0, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। यस सर। रेसिस्टेंस, हिंड्रेंस, रेसिस्टेंस नहीं कहना चाहिए, हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट इज इनफाइनाइट। तो करंट कहां जाएगी? 0। इसीलिए कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। सर बट इस केस में जो करंट है वो तो 0 बाद में होती है ना, स्टार्टिंग में तो वो करंट को आने देता है। अच्छा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है मेरे बच्चे। अब इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा सर्किट का? 0 तो इसे चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? नेग्लिजिबल, तो कितनी देर बाद ये 0 हो जाएगी करंट? इंस्टेंटेनियसली। तो फिर बाद में क्या मतलब हो गया? रेजिस्टेंस लगाता तो फर्क पड़ता। सर तो अगर लगा भी देते रेजिस्टेंस तो भी तो जैसे स्टडी स्टेट पे आके हो जाती। सर तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि स्टार्टिंग में करंट वेरी कर रही है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस खा रहा है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा होगा उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी। यस सर, यस, ठीक है। भाई मैं एसी लेके चलता हूं, ईएमएफ अगर मैं बात करूं, ऐसे बनता है ग्राफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का। आप पूरा देख रहे हो, आप उसका सिर्फ इतना पोर्शन देखो और आगे का आपको पता ही नहीं कैसा है। उसी ग्राफ में मैंने सारा साफ कर दिया, इतना रखा। क्या इस पूरे को यूज ना करूं, इतना ही लूं, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई? नहीं सर। अरे वही ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर दूं मैं? ग्राफ तो वही है, साइन का ग्राफ चल रहा था, तो इतने पार्ट की में भी तो फ्रीक्वेंसी तो वही काउंट करूंगा। अब जब इसमें रेसिस्टेंस भी था तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूरा नहीं मिल रहा था, इसको धीरे धीरे बढ़ रहा था इसको। यस सर। तो पोटेंशियल धीरे धीरे इसके अक्रॉस बढ़ रहा था। तो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी। हाँ सर। 0 तो नहीं होगी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में, और फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो कैपेसिटिव इंडक्टेंस इन्फिनिटी तो नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ करंट तो पास होने दे रहा था वो। ठीक है सर। सर जैसे कि सर हमने फ्रीक्वेंसी 0 कर दी और इसका इंडेक्स इनफाइनाइट आ गया और करंट 0 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसने डीसी को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल। तो बात समझ नहीं आ रही कि जैसे करंट जब 0 हो गया तो एसी भी तो 0 ही होना चाहिए ना? एसी की फ्रीक्वेंसी 0 है क्या? अच्छा, ये बैटरी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। एसी की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, उसकी तो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। जनरली हम लेके चलते हैं 50 हर्ट्ज। जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हमने यहां निकाला है वो इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? और वो इन्फिनिटी नहीं हो रहा तो करंट 0 क्यों हो जाएगी? आगे क्या ये क्लियर? हाँ जी सर ये अपन ने ए का जो ग्राफ बनाया, तो इसमें अपन ने फ्रीक्वेंसी आपने जो डिफाइन की थी अभी, तो वो ग्राफ के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी वो है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 सेकंड में? जरा बता। फ्रीक्वेंसी ग्राफ को देख के अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो इसका ग्राफ है वो 1 सेकंड में एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। ठीक है। हाँ सर यही पूछना था, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ना? हाँ भाई, मैं मान के चल रहा हूं कि यहां से यहां तक का टाइम पीरियड टी है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम पीरियड होती है। यस सर। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। यस ओके सर।
इस पार्ट में कोई दिक्कत? नो सर। सर हम्म, सर आपने आगे फ्रीक्वेंसी 0 क्यों लिखी है? कहाँ लिखी है? वो मैंने एसी डीसी में लिखी थी, डायरेक्ट करंट। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कपल्ड इन यूनिट में। 1 2 3 4। ये सपोज 1 सेकंड का केस है। ई टी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 4। ये टाइम, ये ईएमएफ, ग्राफ ऐसे चल रहा है 1 सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? सर 1 नहीं सर, कांस्टेंट डिफाइंड होगी 0 1। क्या डिफरेंस समझ में आया? यस सर। एक साइकिल कहां खत्म होगी? अरे खत्म ही नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंसी 0। यस सर। यस ये डीसी है और ये एसी है। मैंने अभी ग्राफ जो रिलेशन बनाई थी उसमें एक कैपेसिटर लिया था और एक बैटरी ली थी। बैटरी का ईएमएफ ऐसे वेरी करता है। यस सर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0। क्यों 0 लिखा, समझ में आया बेटा? यस। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपने बताया 4 है। ये तो मैंने छोटा सा बनाया। जो हमारे घर में सप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज की है। अब मैं 50 तो बनाता नहीं, लेकिन समझ में आ गया कि 50 हो तो क्या होगा। यस सर। कोई कंफ्यूजन अभी भी? नो सर। नो सर। अब जरा इस इंडक्टर को भी देख लो। इंडक्टर में हमने लिखा था I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाय एल ओमेगा। E नॉट बाय एल ओमेगा को ही I नॉट कहा था। तो I नॉट की वैल्यू आ रही थी E नॉट बाय एल ओमेगा, यानी कि ये पार्ट भी रेजिस्टेंस जैसा ही काम कर रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यस। यस सर। इसको हम नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। मींस हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द पाथ ऑफ करंट, जिसका सिंबल है XL और वैल्यू हो गई है L ओमेगा। यानी कि अब हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। अब देखते तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस ले रहे थे, थोड़ा बहुत कैपेसिटर अलग से यूज किया डायरेक्ट करंट में, इंडक्टर अलग से यूज किया। अब एसी में इन दोनों के लिए कुछ नई टर्म्स आई हमारे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको भी ध्यान से देख लो। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्सेल बढ़ता जाएगा। यानी कि जितनी तेजी से आप ईएमएफ चेंज करने की कोशिश करोगे एक्सेल उतना ज्यादा होगा, मींस उतने ज्यादा हिंड्रेंस होगी। यस सर। यस सर। ठीक, तो अभी हमने जो एसी में मेन चीज पढ़ी है वो क्या है, उसको जरा समराइज कर लें। पहला पढ़ा रेजिस्टेंस में तो सिंपल है कि अगर मैं करंट इधर लेके चलता हूं तो VR भी उसी डायरेक्शन में आता है। अगर करंट इधर लेके चलता हूं तो VC उससे π/2 फेस पीछे होता है। करंट ऐसे लेके चलता हूं तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर उससे π/2 फेस आगे होता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू R, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/C ओमेगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा। ये बेसिक चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं अलग अलग। जब हमने तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग यूज किया है तो हमें कुछ ऐसा मिला। क्या ये चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इनको हम मिक्स करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें। जो अभी हमने डिस्कस किया है वही ग्राफिकल कंपैरिजन ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट। देखो 3 ग्राफ दे रखे हैं। यहां पर वर्टिकल एक्सिस में मैं R को भी दिखा रहा हूं, XL को भी दिखा रहा हूं, XC को भी दिखा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो फ्रीक्वेंसी की है, उसे ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दो या F से।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी से दिखा दो या लीनियर फ्रीक्वेंसी से दिखा दो, वो कैसे वेरी कर रहे हैं। आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो आर कांस्टेंट चल रहा है। एक्सएल को देखूं, ये एक्सएल है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एल ओमेगा। तो एक्सएल का ओमेगा के साथ डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, तो वो लीनियर रिलेशन जो ओरिजिन से पास कर रही है। और एक्सी, एक्सी जो है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सी, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा एक्सी कम होगा, लेकिन रिलेशन कैसी है, हाइपरबोलिक। क्या ये तीनों ग्राफ क्लियर हैं? यस सर। अब ये तो काम हो गया कि अगर सर्किट में, मतलब एसी सर्किट है जिसमें सोर्स एसी का है, मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लगा दूं तो समझ में आ रहा है भी कैसे करंट निकालनी है। सिर्फ कैपेसिटर, सिर्फ इंडक्टर लगा दिया तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन करके लगाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? सर वो 90 डिग्री फेज वाला रिपीट कर दो। चैतन्य बेटा ये तो पहले भी डिस्कस किया था, इसमें रिपीट क्या करूं? यही चीज बेटा, यही तो दिखा रहा था अभी तक मैं। एल में अलग से बनाया था, सी में अलग बनाया था, आर में अलग बनाया था, वही मैंने रिपीट कर दिया है यहाँ पे। बस ये फेजर डायग्राम क्यों बनाए इसका रीजन दूंगा अभी तुमने सिर्फ बना के दिखा दिए। अब देखें भाई हम वो फेजर डायग्राम क्यों यूज कर रहे हैं, उसका एक मेथड बताऊंगा कि क्यों उसका फायदा हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से कहूं, जो हमें एक्चुअल में एग्जाम में यूज नहीं करना, लेकिन दिमाग में आता है कि जो हमें सिखाया जा रहा है कि ऐसे फेजर डायग्राम बना के कर लो, क्यों करूं, उसका लॉजिक क्या है। तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक मेथड से, जिसमें हमें पढ़ रखा है जो अब तक, वही यूज करेंगे। उसका जो रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा कि अगर मैं फेजर डायग्राम से कर लेता तो यही काम कितना आसान हो जाता। जरा इस चीज को देखते हैं अभी हम। मैंने एक सर्किट लिया है, एल आर सर्किट, एल भी है, आर भी है, और एक एसी सोर्स। एसी सोर्स को मैंने ले लिया, सपोज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। जनरली पोटेंशियल हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V ले लिया, E भी ले लेते तो कोई गड़बड़ नहीं थी। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने एसी सोर्स ले लिया। R भी है, L भी है। अब मुझे इसमें करंट निकालनी है, कितनी आएगी? इस सर्किट की करंट निकालनी है, कितनी है? तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो किसी भी इंस्टेंट में इनमें करंट हमेशा सेम होगी। यस सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहां 1 एम्पियर जा रही है, यहां 2 एम्पियर चली जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यस सर। सीरीज में तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट सेम ही होगी। यस यस जब किसी भी इंस्टेंट पे सेम है, तो इन दोनों में से जो करंट पास हो रही है उनकी अगर मैं आरएमएस निकालूंगा वो भी सेम होगी, क्योंकि जैसे इसमें वेरी करेगी वैसी इसमें वेरी करेगी। हाँ या ना? यस सर। मैंने मान लिया किसी इंस्टेंट में इसमें जो करंट जा रही है वो आई की है, कैपिटल आई मैंने करंट मान ली किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम टी पर। अब ये करंट कैसे निकालूं भाई? देखो मुझे पता है कि मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है। ये ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए पोटेंशियल को गायब करते हैं और करंट लेते हैं, फिर बाद में लिंक कर लेंगे। क्योंकि ऐसे में करंट दोनों में सेम है, पोटेंशियल तो दोनों में अलग अलग होगा, इसको हम यूज करेंगे बाद में। लॉजिक समझाने के लिए पहले मुझे नहीं पता कितना पोटेंशियल, एक अप्लाई किया V इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, लेकिन वो कैसे वेरी कर रही है मुझे नहीं पता। मैंने करंट एज्यूम कर ली, मैंने मान लिया कि करंट I जो है वो सपोज I नॉट साइन ओमेगा टी की है। सपोज मैंने करंट मान ली I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, कोई एक रेफरेंस देना था, ये ले लिया, तो ये दोनों में करंट सेम होगी। लेकिन मैंने ये पढ़ा है कि अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट जा रही हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VR, वो मैं निकाल सकता हूं I इंटू R से। यस सर। I है I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू R,
तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। यस सर। अब ये तो निकाल लिया भाई, लेकिन एल के बारे में समझे। हमने अभी यहां देखा था एल के अक्रॉस अगर मैं करंट दे रखी है I इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सएल, मींस इंडक्टर की बात करूं या मैं कैपेसिटर की बात करूं, ओम्स लॉ तो सारे फॉलो कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि रेजिस्टेंस की जगह पर मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज कर लूंगा। यस सर। यानी कि कैपेसिटर के केस में V इक्वल टू आई इंटू आर की जगह पर XC आ जाएगा अगर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। इंडक्टर के केस में V इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल आ जाएगा। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? यस सर। क्योंकि एक्सएल तो डिफाइंड ही हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किया है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां यूज करूं, भाई करंट आई जा रही है, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो भाई इंडक्टर के अक्रॉस कैसे निकालूं? V अक्रॉस L वो होना चाहिए I नॉट इंटू XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दो चीजों का मैंने ध्यान रखा। यस सर। पीक वैल्यू कैसे निकाली समझ में आ रहा है? I इंटू आर। यस सर। लेकिन ये प्लस पाई बाय 2 क्यों किया मैंने? सर आगे होता है क्योंकि मुझे पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर में से जो करंट पास कर रही है वो सेम फेज में नहीं है, उनमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है और पोटेंशियल लीड करता है बाय एंगल पाई बाय 2। ये पढ़ा था इंडक्टर में अभी हमने। यस सर। इंडक्टर में पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर करंट से पाई बाय 2 फेज एंगल आगे था, यहां माइनस पाई बाय 2 था, वहां 0 था। ठीक, अब हमने करंट मानी ये वाली, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इससे पाई बाय 2 फेज एंगल ज्यादा होना चाहिए, इसलिए प्लस पाई बाय 2 कर दिया। क्या उस थ्योरी से मैं ये दो इक्वेशंस लिख सकता हूं? यस। हाँ जी। अब यहाँ एक है सर VL अपन टोटल V में से VR को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। V में से अगर मैं VR माइनस कर दूं तो VL मिल जाएगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। किरचॉफ्स लॉ तो वैलिड है बिल्कुल, उसी किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं अब कह सकता हूं कि V इज इक्वल्स टू VR प्लस VL होगा। यस सर। ध्यान रखना, अभी जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लेके कर रहा हूं। अगला जो प्रोसेस हमने यूज करना है वो पीक वैल्यूज या आरएमएस वैल्यूज लेके करना है। ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। VL ये है पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एट टाइम t, VR पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस एट टाइम t, करंट I एट टाइम t। यही लेके चल रहे हैं। सर हाँ बेटा। सर हमने जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में आपने निकाला था कि जो फेज डिफरेंस आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। बिल्कुल। सर माइनस पाई बाय 2 नहीं आएगा? इंडक्टर के केस में तो यहाँ प्लस पाई बाय 2 आएगा बेटा। नहीं सर, आपने तो माइनस पाई बाय 2 निकाला था। हाँ सर, उसमें माइनस पाई बाय 2। अब देख उसके फिर से, उसमें पोटेंशियल था ओमेगा टी और करंट था ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। जो एग्जांपल मैं अब कर रहा हूं उसमें करंट है साइन ओमेगा टी। अगर ये साइन ओमेगा टी है तो पोटेंशियल कितना होगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 फेज। आपको ये देखना है कौन सी चीज, करंट या पोटेंशियल, कौन सी चीज लीड कर रही है, कौन सी लैग कर रही है। इंडक्टर के केस में पोटेंशियल लीड कर रहा है करंट से। यहां पे करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 थी, लेकिन अब मैंने करंट ही ओमेगा टी मान ली, तो पोटेंशियल को क्या करूं? प्लस पाई बाय 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे करंट को आगे रखना है, पोटेंशियल को आगे रखना है करंट से बाय फेज एंगल पाई बाय 2। क्या क्लियर हुआ?
ये आ गया V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, जो हम लिख सकते हैं किरचॉफ लॉ से। जस्ट सॉल्व करके देखें, ये मिलेगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट एक्सएल, इसको मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं ऐसा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा ही बन जाता है आफ्टर स्कूल, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये मिल जाएगा आई नॉट अगर कॉमन ले लूं तो आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। V ये मिल रहा है। अब मैंने क्या किया इसमें, भाई ये दो टर्म जो आ रही हैं इनको कंबाइन करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस सर। तो मैंने इसको लिखा है इस तरह से, क्या लिखूं भाई, इसको कैसे करते हो इसे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, लेकिन उसमें सब में आगे एक एंगल भी लगाना पड़ता है, तो बेटर है कि पूरे प्रोसेस से करें कि वो एंगल को भी मैं लिंक कर पाऊं, आगे स्पेस है बिल्कुल। इसी को दूसरी पे ले जाते हैं, आई नॉट हमें मिल रहा है V इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी था, हाँ यस सर, आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्स एल कॉस ओमेगा टी। मैंने इसको लिखा आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल अपॉन सेम अंडर रूट कॉस ओमेगा टी। क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? यस सर, यस सर। मैंने इस पार्ट को सपोज मान लिया ये साइन है, तो साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो इसे मानेंगे साइन, साइन मानेंगे ना। साइन फाई मैंने लिया एक्सएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर का अंडर रूट, तो कॉस फाई की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर आ जाएगी। यस सर। लेट दिस देन दिस, इससे कॉस निकालोगे तो यही निकलेगा, ये पुट करें तो हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यस सर। और फाई कितना जो मैं इससे निकाल सकता हूं, वेयर फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल बाय आर, या cos इनवर्स ऑफ r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकता हूं इसमें, साइन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। यस सर। यानी कि फाइनली पोटेंशियल मुझे ये मिल रहा है, और मैंने करंट क्या ली थी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहीं से स्टार्ट किया था मैंने करंट से, और मैंने नेट पोटेंशियल निकाल लिया। यस सर। अब ये देखो बेटा एक चीज कि कंपेयर करो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होना चाहिए। हाँ सर। यानी कि ये जो बीच का पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट, ये R जैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस जैसा, I इंटू आर, यही तो मैग्नीट्यूड देगा, ये तो फेज एंगल के अकॉर्डिंग है। ये दो रिलेशन बता रही हैं कि पोटेंशियल और करंट में अब फेज डिफरेंस फाई का आ गया। यस सर। पोटेंशियल और करंट में फेज डिफरेंस फाई का, और पोटेंशियल लीड कर रहा है इस केस में। लेकिन ये क्या चीज आ गई, नहीं, ये आ गया इस सर्किट का नेट हिंड्रेंस। अब आर और एल मिलकर करंट के पाथ में कुछ रुकावट डाल रहे हैं। यस सर। यस सर। जो वो मिलकर रुकावट डाल रहे हैं वही ये मिला। यस। यानी कि रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। लेकिन ये निकालने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, करंट मानी, पोटेंशियल लिए, फिर काम किया। लेकिन इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, आर और एल एक्सएल ये कुछ वैसी ही रिलेशन है
अगर ये आर और एक्सएल परपेंडिकुलर होते तो मेरा काम जल्दी आसानी से नहीं हो जाता। रिजल्ट में ये निकाल लेता हूं आर और एक्सएल का। यस सर। ये प्रोसेस जो एक्चुअल प्रोसेस है, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को लेते हुए इस सर्किट को सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हमने इजी बनाया फेजर डायग्राम का यूज करके। अब वो कैसे हो रहा है देखें जरा, फेजर एनालिसिस इसको सर देखें। एक पूरे प्रोसेस में ना एक का जगह वो है, ये बताओ। जो सर हमारे फेजेस चल रहे हैं, वी का फेज जो है वो ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया, वी का फेस आ गया ओमेगा टी प्लस फाइव, बिल्कुल ठीक है। साइन ओमेगा आई का ये आ गया ओमेगा टी फेज है, और जो हमारा वी एल आया था उसका पाई बाय 2 हमने ऐड किया था, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब सारे सर किसके रिस्पेक्ट में हो रहे हैं ये चीज? देख बेटा, हमने पहले 3 इंडिविजुअल एलिमेंट्स लिए, वो 3 इंडिविजुअल एलिमेंट्स एसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं वो हमने सीख लिया। यस सर। अब जब 2 एलिमेंट एक साथ आ गए तो उनका बेसिक नेचर तो वैसे ही रहेगा जैसे है, वो तो चेंज नहीं होगा। यस सर। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में करंट कॉमन है। यस सर। तो मैंने करंट मान ली, ये वाली मैंने मान ली भाई ये करंट पास हो रही है। सपोज इसमें अगर ये करंट पास हो रही है तो इनके इंडिविजुअल नेचर के अकॉर्डिंग इनके इंडिविजुअल जो होंगे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो कितने कितने होंगे वो मैं निकाल सकता हूं। यस सर। लेकिन मुझे तो ये भी देखना कि इसका कैसा नेचर है सोर्स का, तो सोर्स का निकालने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यस सर। तो मैंने इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में मिल रहा है कि भाई नेट पोटेंशियल जो आ रहा है वो तो नेट करंट के साथ फाई के फेज डिफरेंस पे आ रहा है। यस सर। इसमें और क्या चीज नहीं समझ पा रहे सर? एक्चुअली जो हमने इंडिविजुअल केसेस करे थे उसमें हमने देखा कि जो करंट का जो है हमारे पास वो पाई बाय 2 कम है उससे, नेट ईएमएफ जो एसी दे रहा है हर बार कम आ रहा है। सर यही तो हमने किया था ना कि जो आई होगा इंडक्टर में पीछे आ रहा था पाई बाय 2, पीछे आ रहा था सर। कैपेसिटर में पाई बाय 2 आगे आ रहा था। सर मैं अभी सिर्फ इंडक्टर की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो हमारा वो जो पाई बाय 2 आगे होगा वो कौन सी वैल्यू से आगे होगा? हमारा जो नेट वोल्टेज दे रहा है उससे आगे होगा पाई बाय 2। तभी मैंने कहा था इसको ई मत लिखो, इसको वीएल लिखो। यहां तो एक्चुअली में ई और वीएल बराबर हैं, इस केस में तो बाई चांस ई और वीएल बराबर हैं, लेकिन इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा वो तो डिपेंड कर रहा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मान लो मैंने एक सर्किट में 4 चीजें लगा दी, 3 कुछ और भी लगा दिया, ईएमएफ यहां पे सप्लाई किया, तो इस इंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा इससे नहीं डायरेक्ट बता सकता मैं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वही तो बताएगा। यस सर, समझ गया। ये रिलेशन जो हम लेके चल रहे हैं ये वी एल और आई की लेके चल रहे हैं। ओके सर, ठीक है। यहां पर वी सी और आई की लेके चल रहे हैं। नेट वी तो क्या है, नेट वी अगर मैं बात कर रहा हूं इसका कितना पार्ट इसके अक्रॉस होगा वही तो इसका नेचर बता, इसका बिहेवियर बताएगा। यस सर, क्लियर है। अब इस, हाँ बेटा बोलो। अब ये सब करने की बजाय हमारा क्या काम रहता है उसको समझो। मैं वही सर्किट द्वारा लेके चल रहा हूं, ये आर है, ये एल, और इसके साथ है मेरे पास एक एसी सोर्स। मैंने मान लिया भाई यहां पर पोटेंशियल जो है वो V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का है। V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैं सिर्फ पीक वैल्यूज की टर्म्स में काम कर रहा हूं, पहले सिर्फ पीक वैल्यूज की टर्म्स में। इसकी पीक वैल्यू है वी नॉट की, ठीक। इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रिएक्टेंस एक्सएल है। यस सर। और मान लिया इसमें करंट आई जा रही है,
मैं अगर देखूं तो इन दोनों में करंट सेम है, मैंने करंट का एक फेज एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, कहीं भी दिखा सकता था मैं इसको, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर एंड वी एल, इनके फेज मुझे पता है करंट के साथ कैसे डिफर होंगे। यस सर। अगर मैं वी आर की बात करूं तो मुझे पता है कि वी आर का फेज आई का फेज सेम होता है, तो मैंने वी आर इधर ही दिखा दिया आई के ही फेज में। और वी एल मुझे पता है कि आई से π/2 फेज लीड कर रहा होता है, तो मैंने वी एल ऊपर दिखा दिया। और मुझे पता है वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स, सॉरी आई इंटू आर होगा ना, वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, बट वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। क्या ये ठीक लिखा है? यस सर। इन दोनों को अगर मैं वेक्टर सम करूं तो मुझे नेट वी जो मिलेगा वो मिलेगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर का अंडर रूट। यस सर। टाइम हो गया, बस बस 2 मिनट लगे। इसमें अगर मैं वी एल और वी आर की वैल्यू पुट करूं, आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा ही आएगा, जिसमें से आई बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो ये वही चीज आई जो पहले इतने बड़ी कैलकुलेशन के बाद मिली थी हमें। यस सर। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ पीक वैल्यूज की, यानी कि ये वी आर नॉट, ये वी एल नॉट, ये आई नॉट, वी एल नॉट, वी आर नॉट, वी नॉट, ये सब जगह पे आप पीक वैल्यूज लगा सकते हो। सर पिछले में जैसे कि हमने निकाला था वो तो फेस भी निकल गया था ना। हाँ, अभी भी निकल जाएगा फेस, मैं वही बता रहा हूं। ये हमें इस पीक वैल्यू से, मुझे ये करंट की पीक वैल्यू, अगर करंट की दे रखी है तो पोटेंशियल की पीक वैल्यू में इस रिलेशन से निकाल लूंगा। लेकिन मुझे ये भी देखना है भाई पोटेंशियल और करंट जो एक्चुअल में है, ये वी और ये आई, इनमें फेज डिफरेंस कितना है वो ये फिगर बता देगी। नेट वी के फेज एंगल ये वाला आ रहा है और नेट करंट ये है, तो इनमें फेज डिफरेंस फाई का, और ये निकाल जरा कॉस फाई की वैल्यू, या सिंपल टेन फाई ही निकाल ले। टेन फाई आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट, वी एल नॉट अपॉन वी आर नॉट ही आएगा। वी एल नॉट का मतलब आई नॉट इंटू एक्सएल, और वी आर नॉट का मतलब आई नॉट इंटू आर। यस सर। आई नॉट कटेंगे और टेन फाई कितना आ जाएगा, एक्सएल अपॉन आर। यस सर। यहां टेन फाई कितना आया था, सेम सर। तो मैं इतना लंबा काम क्यों करूं? ये फेजर डायग्राम मेरी हेल्प करेंगे, ये मेरे क्वेश्चन को बहुत छोटा बना देंगे। तो मैंने अभी सिर्फ लिंकिंग करनी सिखाई है, अभी एक्चुअल प्रोसेस आपको नहीं बताया कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है। लेकिन ये मेथड और ये मेथड आंसर तो सेम दे रहा है। ये मेथड है इतना लंबा और ये है छोटा सा। ये तो अभी छोटा है क्योंकि मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं है। मैं अगर सी भी ले लेता तो मेरा ये मेथड जो है 4 पेज पे जाता। भाई मैं आई डिफाइन करता, फिर मैं वी आर, वी एल, वी सी तीनों डिफाइन करता, तीनों को ऐड करता, तीनों अलग अलग टर्म्स आती ट्रिग्नोमेट्री की, उनको कंबाइन करने में मेहनत करनी पड़ती ज्यादा। तो यही प्रोसेस मेरा 4 पेज में जाता, लेकिन इस मेथड से वो एक ही पेज में खत्म हो जाता। तो मुझे पता है दोनों मेथड से रिजल्ट तो सेम मिल रहा है, तो मैं क्यों लंबा मेथड करूं, इस फेजर डायग्राम को ही यूज करूंगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने ये यूज क्यों किया, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका फायदा क्या मिल रहा है? यस सर। अब अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में करना क्या है वो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। फिर आज तो हमने सिर्फ लिंकिंग की है, 3 बेसिक एलिमेंट्स की बात की है, और लिंकिंग की है भाई इस सर्किट को बेसिक मेथड से करूं तो रिजल्ट क्या है, इस फेजर डायग्राम से किया तो रिजल्ट क्या है।
अब फेजर डायग्राम को एक्चुअल में क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक? ओके सर। सर आज एक ही क्लास थी? मुझे पता नहीं बेटा, आज की क्लास बहुत हैवी थी। हाँ दूसरी क्लास शो नहीं कर रही। हो सकता है क्यों, मैंने एक्स्ट्रा रखवाई थी अपनी क्लास क्योंकि मेरी मंडे की रह गई थी ना। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय। थैंक यू सर।